नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है आपकी स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगी है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम हुआ है और एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की भी आ गई है। तो उनमें किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल एग्जाम पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर के उन प्रश्नों को आपको दिखाया जाएगा और उन प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाई देता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? भावीना बेन पटेल, निशांत कुमार, टेकचंद या फिर रामपाल चाहर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि भावीना बेन पटेल ने भारत को पहला पदक यहाँ पर पैरालंपिक खेलों में जो है जिताया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। जायर अल बहर नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? पाकिस्तान, कतर, श्रीलंका, चीन? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भारत और कतर के मध्य में जायर अल बहर नौसेना युद्ध अभ्यास हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले टेकचंद किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, भाला फेंक या फिर कबड्डी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं टेकचंद, जिन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कल के प्रश्नों का रिवीजन हो गया। आइए देखते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 31 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामायण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आजमगढ़, अयोध्या, वाराणसी या फिर चित्रकूट? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि अयोध्या में अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज कहाँ पर होंगे, तो अयोध्या और चित्रकूट इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अभी राष्ट्रपति जी अयोध्या के दौरे पर हैं, अयोध्या में आए हुए हैं, इस वजह से जो है अयोध्या में ही रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त 2021 को अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। 65 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर और लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, तो इन जगहों पर इसका जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लेकिन उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपसे उद्घाटन पूछा है, उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें विशेषज्ञ रामायण की विभिन्न घटनाओं और वर्णन पर चर्चा वगैरह करेंगे कि रामायण में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उनके बारे में जो है जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड पाने वाला उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड पाने वाला उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश का जो है टाइगर रिजर्व है। सर टी मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? तो यानी कि एक साल में जो बाघों की संख्या है वो जस्ट दुगनी हो गई है। कहाँ पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, इसलिए उसे जो है इस टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा का प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो विक्रेताएं हैं, मछली विक्रेता हैं, जो महिला मछली विक्रेता हैं, उनके लिए बस निःशुल्क जो है चलाई जा रही है, समुद्र तट से लेकर के शहरों तक के लिए। देखिए कुछ जानकारी। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने, एक मिनट, 28 अगस्त 2021 को तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने हेतु समुद्री बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इससे परिवहन, मत्स्य विभाग और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह भारत में पहली बार है जब राज्य सरकार द्वारा महिला मछली विक्रेताओं हेतु मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कि जो महिला लोग हैं वहाँ पर मछली वगैरह एकत्र करेंगी, टोकरी में रखेंगी और उन्हें बस के द्वारा शहर में छोड़ दिया जाएगा। फिर शहर में वो अपना जो है मछलियों का विक्रय वगैरह करेंगी, उसके बाद वापस उनको जो है उनके स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। ये योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए केरल से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए केरल में अभी हाल ही में जो एक योजना चली है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना कहाँ चलाई गई है? तो याद रखिएगा केरल में ही वन स्कूल वन आईएएस योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर जो है वो चर्चा में रहा है। तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है और किस भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। यह प्रश्न कई बार एनटीपीसी में पूछा गया, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला स्वर्ण पदक की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है देवेंद्र झाझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लखेरा या फिर सुमित अंतिल। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि अवनी लखेरा ने अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत ने बीते 20 घंटों में कुल 7 पदक हासिल किए हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अवनी लखेरा जी के द्वारा जीता गया। तो याद रखिएगा अवनी लखेरा किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। दूसरा स्वर्ण पदक भी भारत ने जीत लिया। तो दूसरा स्वर्ण पदक भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जीता है। बाकी जो 2 ऑप्शन और आपको दिए हैं, तो देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। इससे पहले भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो हमने आपको बताया है भारत को टोक्यो पैरालंपिक का पहला पदक जो है भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में दिलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैरालंपिक विजेताओं हेतु सबसे पहले पुरस्कारों की घोषणा यहाँ पर की है? तो यानी कि जो भी पैरालंपिक में अवार्ड जीत रहे हैं, जो भी पदक जीत रहे हैं, उनके लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। चलिए देखते हैं। तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2021 को जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। उन्होंने टोक्यो में अवनी लाखेरा को स्वर्ण पदक जीतने के लिए 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझरिया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए, सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा यहाँ पर की है। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हमने आपको बता दिया अशोक गहलोत है, राजधानी जयपुर है। और जयपुर से एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि जयपुर शहर को यूनेस्को के शहरों के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर यूनेस्को के शहरों के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। इसे लेह के पलदान इलाके में 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह थिएटर -28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान पर भी काम कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि आने वाले समय में लेह में 4 और यहाँ पर थिएटर खोले जा सकते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित थिएटर दुनिया का कौन सा है? लेह में खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा वतन मेरा चमन कवि सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा मेरा वतन मेरा चमन कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए कुछ जानकारी।
तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 28 अगस्त 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन कवि सम्मेलन का आयोजित किया है। जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त को अभी हाल ही में भारत के द्वारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। तो दूर दूर से जो है कवि यहाँ पर आए थे अपनी कविताएं कहने के लिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा और कवि सम्मेलनों का आयोजन करेगा। यानी 2023 तक ये जो है सम्मेलनों का आयोजन अभी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 31 अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए चयनित किया है? तो राज्य स्तरीय जो खेल पुरस्कार होते हैं जैसे विक्रम अवार्ड हो गया, इन सब के लिए जो है अब यहाँ पर खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया। तो कितने खिलाड़ियों को चयनित किया गया है? 20, 24, 28 या फिर 30? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 28 खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कारों के वितरण के लिए। ठीक है, देखिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। 28 खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में ये खेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के विवेक सागर उन 10 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं विवेक सागर, उनको जो है विक्रम अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा और 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड दिया जाएगा जिसमें उनका नाम भी शामिल है। ठीक है, वर्ष 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट कैसे दिया जाएगा? तो 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पद्मश्री अभय छछलानी को दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खंडवा के रविंद्र भवन का नाम किस प्रसिद्ध अभिनेता के नाम पर रखा जाएगा? किशोर कुमार, जया बच्चन, सलमान खान या फिर सोनू सूद? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि किशोर कुमार के नाम पर खंडवा के रविंद्र भवन का नाम परिवर्तित करके रखा जाएगा। देखिए कुछ जानकारी। तो खंडवा के रविंद्र भवन का नाम बदलकर अब प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार के नाम पर रखा जाएगा। किशोर कुमार का जन्म वैसे कर्नाटक में हुआ था, परंतु उनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश रही है और मध्य प्रदेश का भी खंडवा रहा है। ठीक है, इनकी समाधि भी कहाँ पर है? तो इनकी समाधि भी खंडवा में ही स्थित है। ठीक है, खंडवा जिले की बात कर लेते हैं तो खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। ओमकारेश्वर में जो खंडवा के ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफा स्थित है और खंडवा के ओमकारेश्वर में ही मानधाता का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। तो ये भी आपको स्टैटिक जीके भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखिए तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि सीएसओ के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सीएसओ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ के द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक करती है, जबकि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य अपहरण नीति को किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मैकाले? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति को अपनाया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए राज्य अपहरण नीति, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य सतारा है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गंग वंश के शासकों के द्वारा उड़ीसा में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिए और चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आज थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, यूपी ट्रिपल पीटी 2021 और एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए प्रश्न किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सीधे स्क्रीनशॉट के साथ में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आइए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनटीपीसी में अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह पूछा गया है 5th फेज में। देखिए 1784, 1884, 1734 या फिर 1764? सही आंसर है सी, यानी कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। सर किसके द्वारा की गई थी, अब ये पूछा जा सकता है। तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर विक्रम साराभाई। आंसर सही है राकेश शर्मा, यानी राकेश शर्मा जो है वो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री थे। 1984 में जो है T11 विमान के द्वारा इन्होंने जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनके साथ में कौन, तो 2 और रूसी जो है अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो रूस के सहयोग से भारत के जो है राकेश शर्मा जो है यहाँ पर अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके बाद में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, सही आंसर है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है फुल फॉर्म होता है ईवीएम का। ठीक है, और ईवीएम मशीन में आपने देखी होगी जब आप वोट देने जाते हैं तो अब बटन वाला काम चालू हो गया, पहले पर्चा वगैरह जो है डालना पड़ता था। तो ईवीएम आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फुल फॉर्म होता है। और वीवीपैट किसका फुल फॉर्म होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल जो है वो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस बार फोकस कंट्री कौन है? तो इस बार फोकस कंट्री जो है पाकिस्तान रहा था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है सोनू सूद। आइए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। धर्मेंद्र सूर्या ने बिल्कुल सही बताया है। और सर करंट अफेयर की लिंक भेज दीजिए। करंट अफेयर की हम वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए 2021 की टोटल करंट अफेयर की वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए। उसके बाद धर्मेंद्र सूर्या जी ने आंसर भी दिया सोनू सूद। उसके बाद पूजा दांगी ने सोनू सूद बताया है, सेवक वर्मा ने सोनू सूद बताया, सचिन पाराशर ने सोनू सूद बताया है, रोहित शर्मा ने भी सोनू सूद बताया है। ठीक है, उसके बारे में विमलेश्वर चंद्रकृष्ण ने भी सोनू सूद बताया। बहुत अच्छी पूरी जानकारी इन्होंने दी है इस पुस्तक के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपका प्रश्न जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह प्रश्न एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताइएगा कि झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कल की वीडियो में आपका नाम आ सके। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।